नमस्कार। तो आज हम एक ऐसे मुद्दे का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी के बिल्कुल सेंटर में है। एक बेहद गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाला विषय। दुनिया भर की नजरें इस वक्त ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच चल रहे उस जियोपॉलिटिकल टेंशन पर टिकी है। बिल्कुल, और ये लाजमी भी है। हाँ, जब ऐसी स्थिति आती है तो सबसे पहले ध्यान ह्यूमन इम्पैक्ट और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर जाता है। लेकिन आज हम इस डीप डाइव में इसकी थोड़ी और गहराई में उतरेंगे, एक बिल्कुल अलग लेंस से। एग्जैक्टली। हमारा फोकस आज इस बात पर होगा कि जब इन बड़ी ताकतों के बीच युद्ध या टेंशन बढ़ती है तो ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स के अंडर द हुड क्या चल रहा होता है। राइट। आज की इस चर्चा का आधार एक बहुत ही इन डेप्थ रिपोर्ट है जिसका नाम है वॉर एंड वेल्थ, नेविगेटिंग जियोपॉलिटिकल मार्केट वॉलेटिलिटी। इस विश्लेषण का मैं ऑब्जेक्टिव सेट करना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, बताएं। मिशन ये समझना है कि युद्ध के समय मार्केट में क्या सच में कोई कैटास्ट्रोफिक क्रैश आता है या ये सिर्फ एक टेम्पररी पैनिक होता है। राइट। कौन से सेक्टर्स प्रेशर में आते हैं और कौन से अचानक से आउट परफॉर्म करने लगते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के माहौल में एक आम निवेशक घबराने के बजाय प्योरली डेटा ड्रिवन और लॉजिकल फैसले कैसे ले सकता है। एकदम सही। और एक बात क्लियर करना जरूरी है शुरुआत में ही, हम यहाँ पूरी तरह से फैक्ट्स और इस रिपोर्ट के डेटा पर बात करेंगे। किसी भी पॉलिटिकल साइड या आइडियोलॉजी का समर्थन करना इस डिस्कशन का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है। हमारा काम सिर्फ मार्केट मैकेनिक्स और इन इवेंट्स के आर्थिक प्रभाव को ऑब्जेक्टिवली डिकोड करना है। बिल्कुल। तो चलिए सीधे डेटा पर आते हैं। रिपोर्ट के पहले ही सेक्शन में वॉर और मार्केट वॉलेटिलिटी के डायरेक्ट लिंक को एस्टैब्लिश किया गया है। जब भी ऐसी न्यूज ब्रेक होती है, रिस्क अचानक से स्पाइक कर जाता है और ग्लोबल सप्लाई चेन्स के डिसरप्ट होने का डर पैदा होता है। डर सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ। वही तो। अगर हम बिल्कुल रीसेंट टेंशन्स की बात करें तो रिपोर्ट पॉइंट आउट करती है कि डाउ जोन्स में एक ही झटके में लगभग 400 पॉइंट्स का फॉल आया। हाँ, 400 पॉइंट्स। एशिया और यूरोप के मार्केट्स भी तुरंत 1 से 2% तक गिर गए। इंडिया में भी सेंसेक्स और निफ्टी ने इस ग्लोबल क्यू को फॉलो किया और एक क्लियर डिप दिखाया। राइट। लेकिन मैं यहाँ एक काउंटर आर्ग्यूमेंट सोच रही थी। क्या स्मार्ट मनी या मार्केट पहले से ही इन जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को प्राइस इन करके नहीं चलता? जब सबको पता है कि टेंशन चल रही है तो अचानक से ये 400 पॉइंट का फॉल क्यों आता है? ये एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, मार्केट हमेशा प्रोबेबिलिटी को प्राइस इन करता है, सर्टेनिटी को नहीं। अच्छा। जब दो देशों के बीच टेंशन होती है तो मार्केट उसे एक रिस्क के तौर पर फैक्टर इन कर लेता है। लेकिन जब एक्चुअल किनेटिक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, जैसे कि मिसाइल्स फायर होना या बॉर्डर्स क्रॉस होना, हाँ, तब बात अलग हो जाती है। एग्जैक्टली। तो वो प्रोबेबिलिटी अचानक सर्टेनिटी में बदल जाती है। और यहाँ एक और बड़ा फैक्टर है जिसे रिपोर्ट हाईलाइट करती है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। ओह, एल्गोस का रोल। हाँ, आजकल ट्रेड्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा मशीन्स और एल्गोरिथम्स कंट्रोल करते हैं। जैसे ही न्यूज फीड्स पर वॉर या स्ट्राइक जैसे कीवर्ड्स आते हैं ना, तो एल्गोस रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल। ये एल्गोस मिलीसेकंड्स में मैसिव सेल ऑफ ट्रिगर कर देते हैं। यानी ये जो इनिशियल मार्केट रिएक्शन होता है वो ह्यूमन पैनिक से ज्यादा मशीन ड्रिवन और हाइपर रिएक्टिव होता है। एकदम सही पकड़ा। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो इमीडिएट गिरावट हम अलग अलग ग्लोबल इंडिसेस में देखते हैं, ये किसी परमानेंट इकोनॉमिक डैमेज का साइन नहीं होती। इक्वेशन बड़ा सिंपल है, वॉर इक्वल्स मार्केट वॉलेटिलिटी। और वॉलेटिलिटी का मतलब तबाही नहीं है, ये एक एडजस्टमेंट फेज है बस। तो बेसिकली लोग अपने पैसे बचा रहे होते हैं। वही, इन्वेस्टर्स इस बात से नहीं घबराते हैं कि आज इकोनॉमी में क्या नुकसान हुआ है, वो इस अनसर्टेनिटी से घबराते हैं कि कल सप्लाई चेन्स का क्या होगा। कैपिटल प्रिजर्वेशन एक नेचुरल रिएक्शन है। राइट। लोग रिस्की इक्विटीज से पैसा निकालकर कैश में या सेफ एसेट्स में मूव करते हैं। हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म की ये वॉलेटिलिटी लॉन्ग टर्म मार्केट ट्रैजेक्टरी को हमेशा के लिए डिरेल नहीं करती। ये रिस्क और अनसर्टेनिटी के बीच का डिफरेंस सच में काफी कुछ क्लियर कर देता है। लेकिन ये चर्चा तब और दिलचस्प हो जाती है जब हम इस वॉलेटिलिटी के कोर इंजन की बात करते हैं। और वो इंजन है क्रूड ऑयल। बिल्कुल, तेल। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिडिल ईस्ट के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का सबसे डायरेक्ट, सबसे ब्रूटल इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस पर पड़ता है। इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक स्पेसिफिक रेफरेंस दिया गया है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये बहुत क्रिटिकल है। दुनिया का लगभग 20% ग्लोबल ऑयल ट्रेड इस एक नैरो चोक पॉइंट से गुजरता है। सोचिए, ग्लोबल इकोनॉमी के फ्यूल का 1/4 हिस्सा इस एक सेंसिटिव रूट पर डिपेंड करता है। रिपोर्ट बताती है कि इस रीसेंट टेंशन के बिल्डअप में ही ऑयल प्राइसेस में 9 से 10% का सर्ज आ चुका है। और ये 10% का सर्ज सिर्फ एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ना नहीं है। नहीं, ऑयल एक आम खरीद फरोख्त की चीज नहीं है ना, ये ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा लीवर है। राइट। जब तेल महंगा होता है तो ये एक चेन रिएक्शन ट्रिगर करता है जिसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। फ्रेट चार्जेस बढ़ते हैं, शिपिंग कंटेनर्स का कॉस्ट बढ़ता है, और आखिर में फैक्ट्री गेट तक रॉ मटेरियल पहुंचाने का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन एक मिनट, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तो इकोनॉमी में पहले भी कई बार आया है। निवेशक इस 10% ऑयल प्राइस हाइक से इतना क्यों डरते हैं कि पूरा मार्केट दबाव में आ जाता है? आखिर एंड कंज्यूमर ही तो उस बढ़ी हुई कीमत को पे करेगा ना। वही तो कैच है। हर कंपनी बढ़ी हुई कॉस्ट को आसानी से एंड कंज्यूमर पर पास ऑन नहीं कर सकती। अच्छा। जिन कंपनीज के पास स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर नहीं है, उन्हें ये कॉस्ट खुद एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, जिससे उनके प्रॉफिट मार्जिन्स कंप्रेस हो जाते हैं। मार्जिन स्क्वीज हो जाता है। बिल्कुल, और इससे भी बड़ा इशू है सेंट्रल बैंक्स का रिएक्शन। ओह, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स वाला एंगल। हाँ, जब तेल की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है तो यूएस फेडरल रिजर्व या आरबीआई जैसे सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम नहीं कर पाते। राइट। अगर मार्केट ये उम्मीद लगाए बैठा था कि आने वाले महीनों में इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे और लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो वॉर और महंगा तेल उस उम्मीद पर पानी फेर देता है। और हाई इंटरेस्ट रेट्स लंबे समय तक बने रहना स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशन मल्टीपल्स के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रिगर होता है। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की टेंशन सीधा वॉल स्ट्रीट और दलाल स्ट्रीट को हिट करती है। ये सेंट्रल बैंक और इंटरेस्ट रेट्स वाला फ्रेमवर्क वाकई इस पूरी पिक्चर को कंप्लीट करता है। अब इसी चेन रिएक्शन को स्पेसिफिक सेक्टर्स पर अप्लाई करके देखते हैं। चलिए देखते हैं। रिपोर्ट बड़ी डीपली एनालाइज करती है कि ऐसी क्राइसिस में कौन से सेक्टर्स सबसे पहले लाइन ऑफ फायर में आते हैं। सबसे ऑब्वियस नाम तो एयरलाइन सेक्टर का आता है। हाँ, एयरलाइन सबसे वल्नरेबल लगती हैं। सब जानते हैं कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल महंगा होगा तो एयरलाइंस को नुकसान होगा, लेकिन रिपोर्ट का डेटा पॉइंट ये बता रहा है कि पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में एयरलाइन स्टॉक्स प्रैक्टिकली सिर्फ 3 से 6% तक ही गिरे हैं। मैं सोच रही थी कि अगर तेल 10% बढ़ा है तो इन स्टॉक्स में 15-20% का क्रैश क्यों नहीं दिखता। ये एक बहुत ही रिफाइंड ऑब्जर्वेशन है और इसका सीधा सा जवाब है फ्यूल हेजिंग। हेजिंग, ओके। एक आम परसेप्शन होता है कि क्रूड ऑयल बढ़ा तो एयरलाइंस सीधा डूब जाएगी, लेकिन वेल मैनेज्ड एयरलाइंस अपने फ्यूल रिक्वायरमेंट का एक बड़ा हिस्सा पुराने सस्ते दाम पर महीनों पहले ही हेज करके लॉक कर लेती हैं। ओह, तो उन्हें स्पॉट प्राइस का इमीडिएटली फर्क नहीं पड़ता। सही कहा। तो उन्हें शॉर्ट टर्म ऑयल स्पाइक्स का तुरंत असर नहीं झेलना पड़ता। फिर भी 3 से 6% का फॉल इसलिए आता है क्योंकि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है। राइट, मार्केट आगे का सोचता है। हाँ, निवेशक ये सोचते हैं कि अगर ये वॉर 6 महीने चली तो हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे और तब उन्हें महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। समझ गई। एयरलाइंस के अलावा रिपोर्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर और केमिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग का भी जिक्र है। ऑटोमोबाइल्स में तो लॉजिस्टिक्स और रॉ मटेरियल दोनों हिट होते हैं। बिल्कुल। और केमिकल्स का तो बेसिक क्रूड डेरिवेटिव होता है। एग्जैक्टली। केमिकल इंडस्ट्री और पेंट इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स हेविली क्रूड लिंक्ड होते हैं। उनका इनपुट कॉस्ट रातों रात बढ़ जाता है। वही मार्जिन कंप्रेशन वाला डर जिसका आपने पहले जिक्र किया था। हाँ, निवेशक क्लियर देख लेते हैं कि आने वाले 1 या 2 क्वार्टर्स की अर्निंग्स हेविली हिट होने वाली हैं। उन्हें नुकसान एक्चुअल में रिफ्लेक्ट होने का इंतजार नहीं करना होता। आशंका होते ही सेल ऑफ शुरू हो जाता है। एक स्मार्ट मार्केट पार्टिसिपेंट यही देखता है कि किस कंपनी की बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग है कि वो इस मार्जिन कंप्रेशन को 6 महीने तक बिना अपने कोर बिजनेस को हिलाए झेल सकती है। और जहां एक तरफ मार्जिन स्क्वीज हो रहे होते हैं, मार्केट का एक दूसरा हिस्सा सरप्राइजिंगली बहुत आउट परफॉर्म कर रहा होता है। हाँ, बिल्कुल। चलिए अब उन सेक्टर्स पर आते हैं जो ऐसी क्राइसिस को एक आर्थिक मुनाफा में बदल लेते हैं। रिपोर्ट में 3 क्लियर कैटेगरीज हैं। राइट। पहली, डिफेंस कंपनीज, दूसरी ऑयल एक्सप्लोरेशन और एनर्जी कंपनीज, और तीसरी गोल्ड और प्रेशियस मेटल्स। अब देखिए, ऑयल का मुनाफा तो समझ आता है कि अपस्ट्रीम कंपनीज जो तेल निकालती हैं उनका रियलाइजेशन बढ़ जाएगा जी। लेकिन डिफेंस कंपनीज के बारे में बात करना जरूरी है। बिल्कुल करना चाहिए। क्या ये सिर्फ इमीडिएट बुलेट्स और मिसाइल्स की सप्लाई का असर होता है? नहीं,
डिफेंस स्टॉक्स का रनअप सिर्फ करंट एम्यूनेशन सप्लाई तक लिमिटेड नहीं होता। जी, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एक वेकअप कॉल की तरह काम करता है। दूसरे देशों के लिए भी। हाँ, जब कोई युद्ध शुरू होता है तो आसपास के नॉन पार्टिसिपेटिंग देश भी अपने डिफेंस बजट्स अचानक बढ़ा देते हैं। हमने यूरोप में देखा है कि कैसे कई देशों ने अपनी जीडीपी का 2% या उससे ज्यादा डिफेंस पर खर्च करने का प्लेज लिया है। राइट। एक वॉर की वजह से डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स की ऑर्डर बुक्स आने वाले 10 सालों के लिए भर जाती हैं। जी। मार्केट इस फ्यूचर विजिबिलिटी को प्राइस इन करता है और इसलिए इन स्टॉक्स में एक स्ट्रक्चरल बुलरन देखने को मिलता है। ओ, तो ये लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी है। और जहां तक गोल्ड और प्रेशियस मेटल्स की बात है, रिपोर्ट उस क्लासिक फ्लाइट टू सेफ्टी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है। सेफ हेवन। हाँ, गोल्ड हमेशा से सेफ हेवन क्यों माना जाता है, जबकि आज की डिजिटल दुनिया में इतने सारे नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है? क्योंकि गोल्ड किसी भी सरकार या देश की लाइबिलिटी नहीं है। जब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पीक पर होती हैं, तो फिएट करेंसीज यानी पेपर मनी की स्टेबिलिटी पर सवाल उठने लगते हैं। सैंक्शंस लग सकते हैं, करेंसी डिवैल्यू हो सकती है, बैंकिंग सिस्टम्स फ्रीज हो सकते हैं, जैसे हमने कुछ रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में देखा भी है। एग्जैक्टली। ऐसे वक्त में एक टेंजिबल एसेट जो हजारों सालों से ग्लोबली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, वही सबसे रिलायबल लगता है। सोना हमेशा सोना रहता है। सही कहा। जब स्टॉक मार्केट और पेपर एसेट से रिस्क में लगते हैं, तो कैपिटल डायरेक्टली गोल्ड और सिल्वर की तरफ फ्लो करता है, अपना धन सुरक्षित रखने के लिए। ये डिमांड नेचुरली इन प्रेशियस मेटल्स की कीमत को क्राइसिस के वक्त तेजी से ऊपर ले जाती है। ये पॉइंट्स ग्लोबल डायनामिक्स को बहुत क्लियरली लेआउट करते हैं। अब जरा डोमेस्टिक फ्रंट पर आते हैं और इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में इस पूरी पिक्चर को फिट करते हैं। हाँ, ये सुनने वालों के लिए बहुत रेलेवेंट होगा। ग्लोबल वॉर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ब्लॉक होना और इंडिया पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट। रिपोर्ट इस बात को हाईलाइट करती है कि इंडिया अपने क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स का लगभग 80 से 85% इम्पोर्ट करता है। बहुत बड़ा नंबर है ये। जब तेल की कीमतें 10% उछलती हैं, तो इसका मैक्रो लेवल मैथ कैसा दिखता है यहाँ? इंडिया के केस में ये एक डबल एज सॉर्ड है। इस मैथ को समझने के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD के कॉन्सेप्ट को देखना होगा। ओके। जब तेल महंगा होता है तो इंडिया का इंपोर्ट बिल अचानक से बढ़ जाता है। हमें वो तेल खरीदने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में और ज्यादा US डॉलर्स पे करने पड़ते हैं। राइट। जब मार्केट में डॉलर की डिमांड अचानक बढ़ती है और हमारी करेंसी सेल होती है, तो रुपये पर भारी दबाव आता है और वो डिप्रिशिएट यानी कमजोर होने लगता है। और एक कमजोर रुपए का मतलब है कि सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि बाहर से आने वाली हर एक चीज महंगी हो जाती है। बिल्कुल। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, सब कुछ। एकदम सही। और यहाँ एंट्री होती है RBI की। RBI के पास एक बहुत मुश्किल ट्राइलेमा आ जाता है ऐसी सिचुएशन में। ट्राइलेमा? हाँ, एक तरफ उन्हें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना है और तीसरी तरफ रुपये को फ्री फॉल से बचाना है। ये तो काफी टफ बैलेंसिंग एक्ट है। इंगी हो जाती है। एग्जैक्टली। कंज्यूमर EMI बढ़ जाती है और कॉर्पोरेट एक्सपेंशन प्लान्स होल्ड पर चले जाते हैं। ये पूरा साइकिल सच में काफी कॉम्प्लेक्स और इंटरलिंक्ड है। तो इस सब में सबसे बड़ा डिफाइनिंग फैक्टर क्या बनता है इंडिया के लिए? सबसे बड़ा निर्धारक ये है कि कॉन्फ्लिक्ट का ड्यूरेशन क्या है, कितना लंबा चलता है युद्ध। हाँ, अगर वॉर 1 या 2 महीने में डीएस्केलेट हो जाती है तो इकोनॉमी इस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है, रुपये बाउंस बैक कर जाता है। और अगर नहीं हुई तो? लेकिन अगर ये एक प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है जो सालों चले, तो कैड और इन्फ्लेशन का प्रेशर स्ट्रक्चरल बन जाता है। उस केस में इंडियन मार्केट में बहुत प्रोलॉन्ग्ड वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि अर्निंग्स लगातार डाउनग्रेड होती रहती हैं। ड्यूरेशन का ये पॉइंट हमें इस एनालिसिस के आखिरी और सबसे क्रिटिकल हिस्से तक ले आता है, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म डायनामिक्स। ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी हिस्सा है। और एक इन्वेस्टर के लिए ऐसी स्थिति में सही रणनीति क्या होनी चाहिए? रिपोर्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल डेटा सेट प्रेजेंट करती है। हमने देखा कि शॉर्ट टर्म में एल्गोस सेल करते हैं और पैनिक होता है। लेकिन अगर हम पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को देखें, चाहे वो 1991 का गल्फ वॉर हो या 2022 का रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इनिशियल क्लैश के कुछ ही महीनों बाद ब्रॉडर मार्केट्स ने न सिर्फ रिकवर किया बल्कि नए हाईज भी बनाए। सही डेटा है। रिपोर्ट 3 मेजर गलतियों की बात करती है जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स आमतौर पर ऐसी क्राइसिस में करते हैं: पैनिक सेलिंग, रूमर्स के आधार पर डे ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म नॉइस के चक्कर में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को डिसरप्ट करना। हिस्ट्री सच में सबसे बड़ी टीचर है यहाँ। 1991 के गल्फ वॉर के डेटा को ही ले लीजिए। जिस दिन एक्चुअल ग्राउंड इन्वेजन शुरू हुआ, मार्केट उस दिन गिरा नहीं बल्कि उसने एक मैसिव रैली शुरू की। रैली शुरू की?
लेकिन डर तो तब सबसे ज्यादा होना चाहिए ना। वही तो काउंटर इंट्यूटिव लगता है। क्यों रैली की? क्योंकि उस दिन अनसर्टेनिटी खत्म हो गई थी। ओह, यही वो प्राइसिंग इन का कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। जो एक रिटेल पार्टिसिपेंट आमतौर पर गलती करता है वो ये है कि वो न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस को देखकर अपने स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो को लिक्विडेट कर देता है। तो इस शोर को, इस नॉइज को फिल्टर कैसे किया जाए? एक तरफ पोर्टफोलियो स्क्रीन पर रेड में दिख रहा होता है और दूसरी तरफ फंडामेंटल एनालिसिस की बात होती है। ये प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, पर यहाँ एक सिंपल आर्थिक सिद्धांत फॉलो करना होता है। वॉर न्यूज आती जाती रहती हैं, लेकिन एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का मार्केट शेयर, उसकी कैश फ्लोज और उसका बिजनेस मॉडल परमानेंटली डिस्ट्रॉय नहीं होता है एक दिन में। रिपोर्ट इस बात पर हेविली एम्फसाइज करती है कि ऐसी वॉलेटिलिटी स्मार्ट मनी के लिए एक वेल्थ ट्रांसफर मैकेनिज्म की तरह काम करती है। वेल्थ ट्रांसफर, ये बहुत पावरफुल फ्रेज है। हाँ, जो लोग इमोशनल होकर हाई क्वालिटी बिजनेसेस को सस्ते में बेच देते हैं, उनसे वो शेयर्स निकलकर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और लॉजिकल मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पास चले जाते हैं। यानी घबराहट में नुकसान रिटेल निवेशक का होता है। आईटी या फार्मा की स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं जिनका मिडल ईस्ट ऑयल से डायरेक्ट रिलेशन बहुत मार्जिनल है, तो उन्हें सिर्फ सेंटिमेंट की वजह से बेच देना एक इलॉजिकल डिसीजन है। राइट। स्मार्ट अप्रोच हमेशा डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन की होती है, जहां पोर्टफोलियो का एक हिस्सा गोल्ड या डेट में हो जो ऐसी क्राइसिस में कुशन का काम करे, और बाकी हिस्सा क्वाइटली लॉन्ग टर्म कंपाउंड होता रहे। ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली फाइनेंशियल साइकोलॉजी और डेटा ड्रिवन लॉजिक ही ऐसी उथल-पुथल में सबसे बड़े सेफ हेवन एसेट्स हैं। एकदम सही बात है। चलिए इस डीप एनालिसिस को समराइज करते हैं। आज हमने देखा कि चाहे वो करंट मिडल ईस्ट क्राइसिस हो या कोई और जियोपॉलिटिकल इवेंट, स्टॉक मार्केट पर उसका इम्पैक्ट कंप्लीटली इस बात पर निर्भर करता है कि सप्लाई चेन्स कितनी डिसरप्ट होती हैं, ऑयल प्राइस का इन्फ्लेशन और सेंट्रल बैंक्स पर क्या रिपल इफेक्ट आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि कॉन्फ्लिक्ट कितना लंबा खींचता है। बिल्कुल, वॉलेटिलिटी ऐसी सिचुएशन में अनअवॉइडेबल है। मार्केट शॉर्ट टर्म में हमेशा ओवर रिएक्ट करेगा, पर रिपोर्ट का डेटा बार बार यही क्लियर करता है कि मार्केट के लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी को कॉर्पोरेट अर्निंग्स और फंडामेंटल्स ही ड्राइव करते हैं। और इसी में सबसे बड़ी लर्निंग छुपी है सुनने वालों के लिए। हाँ, जब मार्केट मैकेनिक्स, क्रूड ऑयल के मैक्रो इम्पैक्ट्स और सेंट्रल बैंक्स के रिएक्शंस का ये कॉम्प्लेक्स वेब समझ आ जाता है, तो ये नॉलेज एक शील्ड का काम करती है। राइट। ये समझ पैनिक इंड्यूस्ड मिस्टेक्स को रोकती है। जब कॉन्टेक्स्ट क्लियर होता है कि डाउ का गिरना एक सिस्टमैटिक एल्गोरिथमिक रिएक्शन है और अचानक आई महंगाई एक शॉर्ट टर्म कॉस्ट पुश साइकिल है, तो मार्केट फ्लक्चुएशन से डर लगना बंद हो जाता है। सही कहा। एक रैशनल पार्टिसिपेंट के लिए इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि हेडलाइंस की भयानकता को आर्थिक वास्तविकता से कंप्लीटली आइसोलेट करके देखना आना चाहिए। एकदम डीप और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन दिया आपने। अब इस चर्चा को वाइंड अप करने से पहले रिपोर्ट की इस एनालिसिस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। बिल्कुल। देखिए, हिस्ट्री हमें बताती है कि शॉर्ट टर्म वॉर्स के बाद पुरानी इकोनॉमिक मशीनरी वापस अपने ट्रैक पर आ जाती है और मार्केट रिकवर कर जाता है। लेकिन जरा सोचिए एक निवेशक के रूप में, अगर कोई फ्यूचर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबल एनर्जी डोमिनेंस के बेसिक आर्किटेक्चर कोई हमेशा के लिए बदल दे तो? ये एक बहुत ही प्रोफाउंड थॉट है। अगर सप्लाई रूट्स परमानेंटली शिफ्ट हो जाएं या वॉर की मजबूरी में देश इतनी तेजी से ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल्स की तरफ भागें कि पेट्रोडॉलर का डोमिनेंस ही खत्म हो जाए, तो क्या तब भी फाइनेंशियल मार्केट्स उन्हीं पुराने हिस्टोरिकल पैटर्न्स पर बिहेव करेंगे जिनका हम इतने सालों से रेफरेंस लेते आए हैं? या फिर हम एक ऐसे नए इकोनॉमिक पैराडाइम में एंटर कर जाएंगे जहां पुराने रूल्स अप्लाई ही नहीं होंगे? ये सच में सोचने वाली बात है। ये एक ऐसी पॉसिबिलिटीज की तरफ इशारा है जो आज के डेटा और इस वॉर वेल्थ रिलेशनशिप से आगे की दिशा तय करेगी। अंत में इसी विचार पर गौर करना जरूरी है। आज के इस इन डेप्थ डिस्कशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।